हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य क्लासेस। मैं गौरव कवरिया फिर से आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स की क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है आवेशों के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पिछले वाले टॉपिक में भी हमने आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे, लेकिन वहां पर समय की पाबंदी की वजह से ज्यादा गुणधर्म नहीं हो पाए थे, तो हम उसके बाद आवेशों के कुछ अगले गुणधर्मों की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवेशों का जो दूसरा गुणधर्म है आवेशों की निश्चलता। तो दूसरा जो अपना गुणधर्म है वो गुणधर्म है आवेशों की निश्चलता। अब देखिए आवेशों की निश्चलता क्या होती है। माना मेरे पास में इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं ही कि हम आवेश को कूलाम द्वारा लिखकर प्रदर्शित करते हैं कि जिस भी वस्तु पर जितना आवेश है उसके परिमाण को कूलाम द्वारा लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये वस्तु है जिसको मैंने ए प्रदर्शित किया गया है, और इस वस्तु पर मैं मान लेता हूं कि 5 कूलाम आवेश है। इस वस्तु पर माना गया है कितना कूलाम आवेश है? 5 कूलाम आवेश है, ठीक है। अच्छा, अभी ये वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में है, यानी कि ये वस्तु कहीं भी गति नहीं कर रही है। तो ये वस्तु अभी कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि इस वस्तु को किसी भी माध्यम से मैंने इसको गतिशील करवा दी, यानी कि पहले ये स्थिर यानी कि एक ही जगह पर खड़ी थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस वस्तु को थोड़ी गति दे दी, या वस्तु को थोड़ी गति करा दी। तो माना दूसरी अवस्था में इसको मैंने फर्स्ट अवस्था डाल दी, और दूसरी अवस्था में वस्तु गतिशील अवस्था में जा चुकी है, जो कि वस्तु की दूसरी अवस्था है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहले ये वस्तु स्थिर अवस्था में थी तो वस्तु पर 5 कूलाम आवेश था, लेकिन अब ये वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो क्या वस्तु पर आवेश चेंज होगा? नहीं। तो वस्तु पर आवेश चेंज नहीं होगा। वस्तु चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में, वस्तु पर जितना आवेश का परिमाण पहले था अभी भी वस्तु पर उतना ही आवेश रहेगा। यानी कि अगर वस्तु पर स्थिर अवस्था में 5 कूलाम आवेश है तो बाद में भी वस्तु पर गतिशील अवस्था में भी 5 कूलाम ही आवेश रहेगा। तो वस्तु गतिशील अवस्था में भी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश रहेगा, और यही आवेशों की निश्चलता कहलाती है। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं यहां पर इसे इस प्रकार दर्शाता हूं। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं आवेश को क्यू लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, तो मैंने एक क्यू यहां लिख दिया और एक क्यू यहां लिख दिया। दोनों को मैंने कर दिया है बराबर, और मैं यहां नीचे कुछ मेंशन कर रहा हूं। क्या मेंशन कर रहा हूं? यहां मैंने लिख दिया है स्थिर अवस्था में, और यहां मैंने लिख दिया है गतिशील अवस्था में। यानी कि आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में आवेश का परिमाण समान रहता है, आवेश का मान चेंज नहीं होता है। यही आवेशों की निश्चलता का गुणधर्म है, ठीक है। तो अब तक हमने 2 गुणधर्म पढ़ लिए हैं। पहला गुणधर्म था आवेशों का परिमाण, ठीक है, और दूसरा है आवेशों की निश्चलता। तो मैं तीसरे गुणधर्म की बात कर लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा जो गुणधर्म है वो है आवेश संरक्षण सिद्धांत। और देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो थोड़ा गौर से देखना। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का उत्पन्न होना और वस्तु पर आवेश का कम होना सभी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब तो उस पर धनावेश आ जाता है, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। अब देखिए, मैं 2 वस्तुओं की बात करता हूं। एक वस्तु मैंने ए ले ली और एक वस्तु हमने ली है बी, ठीक है। इस वस्तु पर मैंने माना कि मैं मानता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस वस्तु से निकले और कहां चले गए? इस वस्तु पर चले गए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉनों का। 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर
3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, तो यहां मैं इलेक्ट्रॉनों की कमी बता रहा हूं। जो ये मैंने एरो नीचे की तरफ दिखाया है, ये एरो कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ जो एरो मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की? 3 इलेक्ट्रॉनों की। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, कितने? 3 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो इस वस्तु पर कितना धनावेश आएगा? प्लस का 3। और इस वस्तु पर कितना ऋणावेश आएगा? माइनस का 3। 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब ऋणावेश है, यहाँ प्लस का मतलब धनावेश है, और 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, तो इस वस्तु पर भी आवेश आ चुका है, और इस वस्तु पर भी आवेश आ चुका है। तो ये आवेश आया कहां से? क्या ये आवेश हमने उत्पन्न किया? नहीं, हमने सिर्फ इतना सा काम किया कि इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां पहुंचा दिया। तो इस आवेश को न तो हमने उत्पन्न किया है, और न ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। ये आवेश कैसे बढ़ेगा? बस इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते रहेंगे, और ये आवेश में या तो वृद्धि होती रहेगी या कमी होती रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे अपने आप खुद ब खुद आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यही आवेश संरक्षण सिद्धांत है। एक बार फिर से मेरी स्टेटमेंट पर गौर फरमाइएगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, वो भी किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो यही मेरे पास आवेशों का तीसरा गुणधर्म है। ठीक है, चलो इससे पहले वाला गुणधर्म था आवेशों की निश्चलता, और निश्चलता में हमने पढ़ा था कि वस्तु स्थिर हो, गतिशील हो, आवेश का परिमाण चेंज नहीं होता है, दोनों ही अवस्थाओं में आवेश बराबर रहता है। और इस वाले गुणधर्म यानी कि आवेश संरक्षण सिद्धांत में हमने सीख लिया है कि वस्तु पर आवेश जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही वस्तु का आवेश नष्ट किया जा सकता है। बस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद में आवेशों के चौथे गुणधर्म की बात करता हूं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहां मैं 4th नंबर पॉइंट आता हूं, और जो 4th है मेरे पास वो है आवेश का क्वांटीकरण। जो 4th पॉइंट है मेरे पास वो पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण, जिसे बहुत सारी पुस्तकों में क्वांटमीकरण भी लिखा जाता है, लेकिन यहां मैं क्वांटीकरण लिख रहा हूं, तो वो भी एक ही बात है। तो देखिए क्या है आवेश का क्वांटीकरण, गौर फरमाइए। माना मेरे पास, फिर से मैं दो वस्तुओं की बात कर लेता हूं। एक वस्तु है मेरे पास में A, और दूसरी जो वस्तु है वो है मेरे पास में B। ठीक है, अब मेरे पास मैं क्या करता हूं, इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता हूं इस वस्तु पर। तो मैं इसे एक एरो द्वारा बता देता हूं। तो मैंने इस तरीके से एरो बता दिया कि इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इस वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैं फिर से यहां पर एरो ऊपर नीचे करके दर्शाऊंगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि यहां इलेक्ट्रॉनों की हो चुकी है कमी, तो मैं कमी को निचले एरो द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, और यहां इलेक्ट्रॉनों की हो चुकी है वृद्धि, तो यहां पर मैं इसे ऊपर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं। तो यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और जहां भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और जहां भी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वहां आ जाता है ऋणावेश। तो यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो यहां पर आ चुका है मेरे पास धनावेश, तो मैं यहां प्लस का 3 लिख देता हूं। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं? 3। तो यहां पर आवेश आ चुका है प्लस के 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। ऐसे ही यहां की मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहां 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं। जहां यहां अगर वृद्धि हुई है तो यहां पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। तो यहां पर मैं ऋणावेश के लिए लगाता हूं माइनस। और कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो मैंने यहां लिख दिया माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, यहां 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आया। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का होता तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आता, और 5 इलेक्ट्रॉन का होता तो 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आता। क्या सही बात है? ठीक है, तो देखिए, यानी कि मैं एक बात यहां कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के गुणज के रूप में आता है।
जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, दो का होता है तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, तीन इलेक्ट्रॉनों का होता है तो तीन, और चार इलेक्ट्रॉन हो तो चार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरे पूरे ही आगे जाते हैं। क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि आधा इलेक्ट्रॉन इस वस्तु ने उस वस्तु को दे दिया? नहीं हुआ। तो कभी भी आवेश जो है वो इस रूप में नहीं होगा 1.5e 2.3e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे पूरे ही जाएंगे। क्या कभी आधा या पौन इलेक्ट्रॉन जाता है? नहीं जाता। हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन आगे स्थानांतरित होता है? पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। तो स्टूडेंट्स यही है आवेश का क्वांटीकरण। तो क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण? अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई है तो इसका स्टेटमेंट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, या तो ये वस्तु या ये वस्तु या संसार की कोई सी भी वस्तु, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि E 2E 3E या अप टू सो ऑन, जहां तक भी चलता है इतने E के बराबर होता है। कभी भी भिन्नात्मक रूप में या दशमलव रूप में नहीं होता या पॉइंटों में नहीं होता, जैसे कि 1.5E 2.3E 4.5E ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से इधर से उधर ट्रांसफर होता है। तो मैं फिर से स्टेटमेंट दोहराना चाहूंगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश या कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है, कभी भी भिन्नात्मक या दशमलव रूप में प्राप्त नहीं होता। अच्छा, तो यहां पर एक फॉर्मूला बनता है किसी भी वस्तु पर कुल आवेश निकालने का। तो देखिए, तो यहां आवेश के क्वांटीकरण का या आवेश के क्वांटीकरण की सहायता से हम किसी भी वस्तु पर कुल आवेश निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, तो किसी वस्तु पर कुल आवेश, जिसे कि मैं Q से प्रदर्शित करता हूं, बराबर होता है प्लस माइनस NE के बराबर। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, प्लस माइनस NE के बराबर, जहां n बराबर 1 2 3 और अप टू सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। यानी कि ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो n क्या है? यहां पर संख्या है किनकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो यहां E है वो E है मूल आवेश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि E का मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो गाइस या स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है उसी को मूल आवेश कहा जाता है। तो यहां मैं ब्रैकेट में एक और चीज मेंशन कर देता हूं कि मूल आवेश जो होता है वो ही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक मान भी होता है। क्या मान होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E, उसका वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम जो है वो आवेश को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो E या इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो परिमाण होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यही है मेरे पास में आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। फिर से सुन लीजिएगा, आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, कभी भी भिन्नात्मक या दशमलव रूप में नहीं होता है, जिससे हमारे पास किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का एक फॉर्मूला निकलता है Q बराबर प्लस माइनस एन। अच्छा, यहाँ प्लस और माइनस का निशान प्रदर्शित करता है कि वस्तु पर धनावेश है कि ऋणावेश है। तो Q बराबर प्लस माइनस NE है, जहां N जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण हुआ है, और जो E है वो है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनों का आवेश, जिसका मान होता है E बराबर 1.6 या 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आवेश के कुछ गुणधर्म जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और आशा करता हूं आप सभी को ये सब समझ में आ चुके होंगे। तो आवेश के गुणधर्मों के बाद एक और अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करता हूं कूलाम के नियम।
तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा। और फ्लैशबैक में मैं कहां लेकर जाना चाहूंगा, जहां मैंने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है पास खींचना और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर धकेलना। अब आप किसी को पास खींच रहे हो या दूर धकेल रहे हो, दोनों ही में आपको किसी न किसी बल की तो आवश्यकता होगी कि अगर मैं किसी वस्तु को धक्का देता हूं तो मुझे कुछ न कुछ बल तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां पर कूलाम के नियम की बात करता हूं और उससे पहले यहां मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, माना मेरे पास कोई भी दो आवेश है, जिसमें से पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। मैंने इन्हें इस तरीके से डॉट से प्रदर्शित कर दिया। यहां डॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्हें बिंदु आवेश माना जाता है, और बिंदु आवेश आप एक तरह से समझ सकते हैं बहुत ही छोटा आवेश होता है जिसकी विमाएं उनकी दूरी की तुलना में बहुत छोटी हो। ठीक है, आपको इतना समझने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है मैं आपको हर प्रकार की समस्याओं से संबंधित कराऊं जो भी है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने ले ली स्मॉल r। मैंने दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ले ली है स्मॉल r। अब आप सोचिए अगर ये दोनों आवेश धनावेश होते हैं तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश हैं जो कि प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक आवेश माइनस का होता है और एक आवेश प्लस का होता है तो कौन सा बल लगेगा, तो लगेगा आकर्षण बल, क्योंकि असमान आवेश हैं जो कि क्या उत्पन्न करते हैं, आकर्षण। ऐसे ही अगर दोनों आवेश माइनस के हों तो भी दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रकार किसी भी संभावना में या तो दोनों प्लस के हो, दोनों माइनस हो या एक प्लस एक माइनस हो, सभी संभावनाओं में मेरे पास दोनों आवेशों के बीच कोई ना कोई बल तो कार्य करता ही है। ठीक है, तो यहां कूलाम का नियम कहता क्या है वो मैं बात कर लेता हूं। अब दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहे हैं, अपने पास कोई ना कोई बल तो लग रहा है। उस बल का मान ज्ञात करने के लिए यहां मेरे पास कूलाम का नियम आता है, यानी कि कूलाम के नियम से मैं क्या ज्ञात करूंगा, जो यहां पर Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा है उस बल का मान ज्ञात करूंगा। तो देखिए बल कैसे ज्ञात करते हैं। अब माना इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है और उस बल को मैंने नाम दे दिया F। तो पहली चीज क्या कहती है, यह नियम का पहला पार्ट क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल F है वो दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कि मैं दोनों आवेशों को जो गुणा करता हूं, अब गुणा को मैं कैसे लिखता हूं, Q1 और Q2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो क्या लिखा मैंने, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के समानुपाती हो चुका है। तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात करता हूं, अब मैंने फिर से इसी बल की बात करनी है जो बल दोनों आवेशों के बीच लग रहा है, तो मैं फिर से इस बल को लिख देता हूं F। तो फिर से दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो F है वो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग मतलब स्क्वायर, तो मैंने लिखा r का स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक राशि को बढ़ाऊंगा तो दूसरी राशि बढ़ेगी, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक राशि को बढ़ाऊंगा तो दूसरी राशि अपने आप ही घट जाएगी। तो यहां मैंने व्युत्क्रमानुपाती बोला है, तो व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं अपन 1 करके, और मेरे पास फिर से मैं ये वाला साइन लगा देता हूं। तो मैंने दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो मैं इसे डाल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मेरे पास में F समानुपाती Q1 Q2 हो चुका है और F समानुपाती 1/r² हो चुका है। तो मैं इन दोनों को साथ लिखूं तो समीकरण 1 व 2 से F जो है वो Q1 Q2 के तो समानुपाती है और r² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r² हो चुका है। बाकी मैं यहां लिख देता हूं।
तो यहां पर जैसे ही मैं, अच्छा आप लोग जानते हैं जब भी समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है जिसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां जो नियतांक या कांस्टेंट आएगा उसे मैं लिखता हूं के। तो देखिए मैं यहां पर समानुपाती का निशान हटाकर लगा रहा हूं बराबर का निशान, और यहां मैं साथ में क्या लिख देता हूं, कोई कांस्टेंट ला देता हूं। तो कांस्टेंट क्या होता है, एफ, समानुपाती का निशान हटाकर लगाते हैं बराबर का निशान, और ये यहां आ जाता है नियतांक के, और ये हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां मेरे पास एक प्रकार का सूत्र प्राप्त होता है जो कि है दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र। तो इस प्रकार हम किसी भी दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स कूलॉम का नियम, जो कि हमें दोनों किसी भी दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करने में मदद करता है। तो एक बार अगर हम इसकी स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो स्टेटमेंट या कथन क्या बनता है इसका, कि किसी भी दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही मेरे पास क्या है, कूलॉम का नियम है। अब यहां पर मेरे पास इस प्रकार एक सूत्र प्राप्त होता है। इस सूत्र की मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। तो देखिए हाँ, तो F जो है वो बराबर है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि यहां मेरे पास नियतांक आया है के, और किसी भी नियतांक की अगर मैं बात करूं तो हर नियतांक का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मान तो होता ही है। तो यहां पर इस के का भी कुछ मान होना चाहिए। तो देखिए यहां जो के का मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू की पावर 9, और मैं अगर इसके मात्रक की बात करूं तो वो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन यहाँ बल का मात्रक है, मीटर यहाँ दूरी का मात्रक है, और कूलॉम जो है आप जानते ही हैं आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो ये मेरे पास के का एक स्पेसिफिक मान होता है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं क्या है कि यहाँ मैंने दो आवेश रखे थे, एक आवेश था Q1 और दूसरा आवेश था Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी ली थी वो थी मेरे पास में R। अच्छा, अब मेरे पास दो संभावनाएं कैसे मैं लिख सकता हूं, या तो मैं इन दोनों आवेशों को निर्वात में रहने दूं, या मैं इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दूं। माध्यम का मतलब है या तो मैं पानी में रख दूं, या मैं आग में रख दूं, या मैं कांच में रख दूं, या मैं किसी भी प्रकार के माध्यम में रख दूं। तो मेरे पास दो प्रकार की संभावनाएं आती है। एक संभावना है कि अगर मेरे पास निर्वात में मैं आवेश रखता हूं, तो अगर मैं आवेश को निर्वात में रखता हूं तो मेरे पास k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां मेरे पास इसकी वैल्यू वापस वही आती है 9 इंटू 10 टू की पावर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहां एक नया वर्ड आता है एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इसको लिख देता हूं। ये होता है मेरे पास में एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इस विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता या एप्सिलॉन नॉट की एक और वैल्यू होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि आप इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आंसर आपको इन सभी वैल्यूज के साथ ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने निर्वात की बात की। इसके अलावा मैं एक और बात कर लेता हूं। अगर मैं माध्यम की बात करूं तो माध्यम में मेरे पास k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ये भी एप्सिलॉन है और ये है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर मैंने इस प्रकार का एक छोटा गोला लगाया है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और यहां मैंने लिखा है एप्सिलॉन। तो यहां जो एप्सिलॉन होती है वो होती है माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहां एप्सिलॉन होती है माध्यम की विद्युतशीलता। अच्छा, एप्सिलॉन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि माध्यम तो आप अपने अनुसार कोई सा भी लिख सकते हैं। मैं कांच भी ले सकता हूं, मैं पानी भी ले सकता हूं, मैं आग भी ले सकता हूं। तो हर एक माध्यम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में स्वतः ही दे दी जाती है।
ठीक है, तो ये था मेरे पास एक कूलाम का नियम कि कूलाम के नियम के अनुसार हमने क्या किया था, दो कोई से भी आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान ज्ञात किया था, जिससे मेरे पास फॉर्मूला आया था F बराबर KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक था जिसकी वैल्यू मैंने 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बता दी। जहां पर मैंने दो प्रकार की संभावनाएं भी बताई थी कि एक संभावना निर्वात में है और एक संभावना माध्यम में है। निर्वात के लिए वैल्यू जो है वो इस प्रकार होती है जो कि बोर्ड पर आपके सामने है, और माध्यम में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है। तो इस प्रकार गाइस ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कूलाम का नियम, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इस प्रकार फिजिक्स से संबंधित टॉपिक को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।